बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल ये है कि नए नए ब्लॉक्स बन रहे हैं और नए ब्लॉक्स ने बहुत से जगहों पे हिमायत का ऐलान कर रखा है और बहुत सी जगहों पे ये कह रखा है कि हम किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, अपना एक नया ग्रुप बनाएंगे। दूसरी तरफ की सूरत हाल ये है कि गिरफ्तारी दर गिरफ्तारी हो रही है। एक केस के अंदर अगर जमानत होती है तो किसी दूसरे केस में गिरफ्तारी हो जाती है, दूसरे केस में बर्रियत होती है तो तीसरे केस में गिरफ्तारी हो जाती है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब 2 केस में बरी होने के बाद अब तीसरा केस जो है उसमें पंजाब असम्बली में ग्रेड 12 से 17 तक की भर्तियों में रद्दोबदल किया गया। जाली डिग्रियां जो थीं उनको किसी एक टेस्टिंग कंपनी से अप्रूव करवा के वो भर्तियां की गई। ये इल्ज़ाम एंटी करप्शन की जानिब से लगाया गया है और तीसरे केस में गिरफ्तारी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की डाल दी गई है। उधर हमारे वज़ीर ख़जाना ये कहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। जो ये बातें करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल ये है कि महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी जो है वो कम होती जा रही है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर गुज़श्ता साल और इस साल का मवाजना किया जाए तो उनकी सेल के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा है, ये एक बुनियादी क्वेश्चन है। सेल के ऊपर अगर फ़र्क पड़ा है तो क्यों पड़ा है और लोग उसके मुतबादिल क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पहले बात का आगाज़ करते हैं मुआशी सूरत हाल से जो आम आदमी के मसाइल से जुड़े हुए हैं। ये मौजूदा सूरत हाल में आप क्या समझते हैं अशियाए खुरनोश और बिलखुसूस अद्वियात, क्योंकि बीमारियां, एक तो जहनी टेंशन बहुत है इस माहौल के अंदर, तो लोगों के लिए मसाइल क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यह सब 2 चीज़ें बड़ी समझने वाली है कि हम लोगों को सियासत में उलझा कर असल जो मसाइल हैं उनसे तवज्जो हटा दी गई। असल मसाइल की तरफ कोई पाकिस्तान का सियासतदान बात नहीं कर रहा। आजकल एक ही चीज़ हो रही है, इसको तोड़ लो, इसको जोड़ लो, यहाँ पर किंग पार्टी बना लो, यहाँ पर फ्रा पार्टी बना लो, यहाँ पर डेरे डाल लो, यहाँ पर निकाल लो, इसके गले में पटका डाल दो, इसको अपने साथ मिला लो, इसकी हमायत ले लो, इसको छोड़ दो। ये चल रहा है। कोई ये नहीं सोच रहा कि आपको वोट देने वाली अवाम, आपको सपोर्ट करने वाली अवाम जो है वो क्या कर रही है, वो कहाँ से खाना खा रही है, उसको मिलने वाला अनाज कहाँ से मिलता है। पहले मैं आता हूँ यासर, रोटी लोग खा लेते हैं, भूखे रह के सो जाते हैं, लेकिन मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर इंसान की ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। बीमारियां हैं, हर शख्स, आज आप जिस हालत में आप बैठे हुए हो, मुझे पता है सुबह से आप शदीद आप बीमार हो, आपका पेट ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद ड्यूटी है ना, कर रहे हो। कौन सी मेडिसिन, कौन सा इंजेक्शन जो इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह आप सोचो आगे क्या होगा। मैं उन कंपनियों के नाम नहीं लेता, फिर वो चीखना चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। या सर हुआ क्या है, सबसे पहले हर दूसरा बंदा शुगर का मरीज है, हर दूसरा बंदा। और इंसुलिन जो है ये मार्केट से गायब है। इंसुलिन मार्केट से गायब है। इसकी पहले कीमत और आज की कीमत में जमीन आसमान का फर्क है। 3000 कीमत इसकी बढ़ गई है और मार्केट में अवेल ही नहीं है। ये ब्लैक में होगी पास जी, ये ब्लैक में होगी फिर सर, ब्लैक में है और ब्लैक में भी इस तरह बिक रही है। 3000 तो नहीं ना, वो तो फिर जिसकी मंशा जहां पे रेट मिलेगा उस रेट पे देगा। बिल्कुल इसी तरह। और हम लगा रहे जिंदाबाद मुर्दाबाद, फला कर दो, फला कर दो, फला कर दो, फला कर दो, 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे हैं। कोई नहीं कह रहा कि गरीब आदमी का क्या बन रहा है, गरीब आदमी कहां मार रहा है, उसके लिए क्या है। उसके बाद आप आ जाए, शुगर की एक मेडिसिन थी, ये इंसुलिन वगैरह, एक शुगर की मेडिसिन थी 1759 रुपए की। ये मैं ये मैं बता दूं, ये साबका हुकूमत के रेट और मौजूदा हुकूमत के, ये पहले मैं जो रेट बता रहा हूँ ये साबका हुकूमत के हैं। और अब मौजूदा हुकूमत के रेट क्या है, 2223 रुपये। यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एक चीज़ थी 1759 रुपये की, अब है 2223 रुपये की। फिर कोलेस्ट्रोल की गोली 259 रुपये की, बड़ा शोर मचा, याद होगा आपको, अब है 339 रुपये की। फिर आप आ जाए, दर्द की गोली 164 रुपये की थी, अब है 255 रुपये की। फिर पेट के लिए साशे, ये जो पेट खराब हो जाता है ना, हम साशे इस्तेमाल करते हैं, एक डब्बी आती है, ये थी 450 रुपये की। आज पता है इसकी कीमत क्या है, 860 रुपये। उसके बाद आप आ जाए, सांस की मेडिसिन इतनी नायाब हो चुकी है कि आप सोच नहीं सकते। ये मौसम की वजह से सांस का प्रॉब्लम हर दूसरे बंदे को रहता है।
सांस की मेडिसिन 308 रुपए की थी, 455 रुपए की हो गई है, और वो भी कहीं कहीं से मिलती है। फिर आप आ जाए बच्चों की नशो नुमान के लिए हार्मोन होते हैं, इसकी एक डब्बा था, वो उसकी कीमत थी, इसका इंजेक्शन था, इसका कीमत थी 2155 रुपये, और आप कितने हैं 4762 रुपये। फिर आप आ जाए खून बनाने के लिए, इसकी कीमत थी 365 रुपये, आज है 814 रुपये। अच्छा, बच्चों का दूध, ये बड़ा ज़रूरी था, ये 2 किस्म के दूध थे। एक दूध था 1050 रुपये का, पता आज उसकी कीमत क्या है, 2550, और एक दूध था 2750 रुपये का, बड़ा शोर मचा, आज है 5550 रुपये का। उसके बाद वो मेडिसिन जो मार्केट में मौजूद ही नहीं है, अगर किसी के पास है तो वो तरले मिन्नते पैसा कमा के देता है, कोई हमारा बंदा उन्हें पकड़ने के लिए तैयार नहीं। मिर्गी 5 रुपए की गोली है, मिर्गी की 5 रुपए की। अल्लाह पाक की कसम, मैंने रात को एक मेडिकल स्टोर पे एक औरत को रोते हुए देखा, और उसने कहा कि मेरे बच्चे को मिर्गी का मसला है, एक गोली दे दो। तो मैंने उस स्टोर वाले को वो गोली 700 रुपए में बेचते हुए देखा। 5 रुपए वाली? 5 रुपए वाली। मैं हैरान है कि उस वक्त मुझे कीमत का नहीं पता था, मैंने कहा शायद 700। बाद में मैंने जब परसों किया, पता चला ये 5 रुपए वाली है। वो औरत का रोना, खुदा की कसम दिल हला गया मुझे। ये है हमारे हुकूमत, ये हैं वो लोग बैठे हुए कि जिनको पता नहीं, ये है हमारे सियासतदान। उसके बाद आज पेशाब के लिए गोली इस्तेमाल होती है, नहीं है मार्केट में। पेट के लिए नहीं है, टीबी के लिए जो गोलियां थी वो नहीं है। अब मुझे बताएं, ये एक लिस्ट मैंने भी बिल्कुल मुख्तसर से दी है, और आज आपको मैं इंकिशाफ कर रहा हूं। अगले 10 से 12 दिन बाद, क्योंकि रॉ मटीरियल नहीं ना आ रहा, बहुत सी मेडिसिन आपको मार्केट में मिलनी नहीं। कहां जाएं लोग? क्या आपने रोजाना 20-25 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आप शर्जील मेमन की प्रेस लेकर तारण की प्रेस कॉन्फ्रेंस, साहब वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इधर से आपको गोली नहीं मिल रही तो वहां से तो मिल ही जाती है। वो गोली दूसरी देते हैं। ये सियासतदान झूठ की गोली दे रहे हैं, ये सियासतदान फ्रॉड की गोली दे रहे हैं, ये सियासतदान अवाम को धोखे की गोली दे रहे हैं। मैं एक की नहीं, बहुत सब तकरीबन सियासतदानों की बात कर रहा हूं। शर्जील मेमन साहब, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं ना मेडिसिन किधर है। अब्दुल कादिर पटेल साहब आए, आके जवाब दे मेडिसिन किधर है। यहां पर वजीर सेहत पंजाब, आप आके जवाब दे मेडिसिन किधर है। इसी तरह बाकी लोग जवाब दे मेडिसिन किधर है मेडिसिन। हाँ, ये मैं कह सकता हूं पंजाब में वजीर सेहत और सेक्रेटरी हेल्थ ये किसी हद तक बहुत हद तक बेहतर कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल किधर गया उसका कौन जवाब देगा। किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, हर मेडिकल स्टोर के अपने रेट हैं। गरीब आदमी रोटी खाए ना खाए अपने बच्चे की मेडिसिन लेकर आता है। आपको पता, पिछले दिनों पैनाडोल नायाब हो गई थी, याद है ना आपको जी? तो कहा, मुझे बताएं, पैनाडोल नायाब हो गई। हमारी हुकूमत, हमारे सियासतदान सिर्फ जोर तोड़ की सियासत कर रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने की सियासत कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इक्तदार में आने की बात कर रहे हैं। लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा कि आटा कहां से मिलेगा, घी कहां से मिलेगा, दाल कहां से मिलेगी, लोगों को मिर्चें कहां से मिलेंगी, सब्जी कहां से मिलेगी, चिकन का रेट कब कम होगा, आम चीजें कहां से मिलेंगी, कोई नहीं बता रहा। सब ये कम होगा, कुछ अरसा इंतजार करेंगे, सब कुछ कम होगा। कब इंतजार करें, कब कम होगा? ये 3-4 महीने बाद कम होगा। किस तरह? चलिए मुझे 2 महीने के लिए कम होगा। 2 महीने के लिए कम होगा ना, तो मुल्क की मौशियत कहां जाएगी? दवाई के दहाने पे। उसके बाद आप आवाम को कहेंगे, उसका आज तक सोचा किसने? हाँ, बहुत अच्छी। उसके बाद आप आवाम को कहेंगे जाएं भाई, भूख से मर जाएं, आपके बच्चों को हमने मकरूज कर दिया, आपको हमने उस दलदल में फेंक दिया जिस दलदल से आप निकल ही नहीं सकते। मुझे अफसोस हुआ, आज मैंने सुबह से देख रहा था कि हर शख्स जो है वो अपनी अपनी दुकान सजा के बैठा था। कोई शख्स अवाम की दुकान सजा के नहीं बैठा था। किसी ने आम आदमी की बात नहीं की, किसी ने महंगाई की बात नहीं की, किसी ने इस बढ़ती हुई मेडिसिन की कीमतों की बात नहीं की, किसी ने आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी की बात नहीं की, किसी ने अस्पताल के अंदर मरती हुई औरतों, मरते हुए बच्चों, मरते हुए मरीजों के लिए बेहतरी के लिए बात नहीं की। क्या करें, किधर गए ये सारे लोग? अब क्यों नहीं बोलते? एक से लेकर, अलफ से लेकर ये तक
ए से लेकर जेड तक। सियासतदान क्यों नहीं बोलते इस पे? भाई वोट अवाम ने देना है। यासर साहब, मैं चौधरी सरवर साहब का साबिक गवर्नर हैं, आप काफली के सदर हैं, मैं उनका सुन रहा था। उन्होंने कहा जी हमने फैसला किया है कि एंटी पीडीएम वोट है सारा और हम पीडीएम के खिलाफ जाएंगे। मुझे बड़ी हैरानगी उनकी बात सुन के कि जनाब आपकी पार्टी के 2 लोग वजीर हैं पीडीएम के और आप आज ये कहें कि मैंने सियासत की है, मुझे आम आदमी के मसले का पता है। नहीं बात की उन्होंने, आटे की बात नहीं की, गंदम की बात नहीं की, मेडिसिन की बात नहीं की, रोटी की बात नहीं की, बेरोजगारी की बात नहीं की। इसी तरह मैंने 50 से ज़ायद लोगों को सुना आज नहीं कह रहे, सब कह रहे हैं। आज क्या हो गया जी, जहांगीर तरीन साहब के पास जनाब आज शेख यकूब साहब गए हैं, उन्होंने कहा मैं आपकी हमायत का ऐलान करता हूँ। बस क्या हुआ जी, आज आसफ अली जरदारी साहब के बाद फलां बंदा गया है, इसका ऐलान करता हूँ। जनाब आज तहरीक इंसाफ ने सदर बना दिया है KPK का गंडापुर साहब को, आज फलां ने फलां कर। भाई मेरा एक सवाल है, छोड़ दें अपोजिशन को, अब जो इक्तदार में बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं इस वक्त? तो वैसे ये जो चारों ग्रुप है ना जो इक्तदार का मजा लूटने के लिए, बल्कि कितने ग्रुप हैं? 4 ग्रुप जी, कमाल के 4 ग्रुप है। इस पर भी मेरा ख्याल हमें बात करनी चाहिए। तो 4 ही? अभी हम 4 की बात करते हैं ना। अच्छा बताता हूँ, देखें एक मैं 4 ग्रुप किस तरह कह रहा हूँ, बल्कि 4 नहीं, इसको आप कह लें 6 ग्रुप। आज पर्दा खोल देते हैं ना, वो पहले तो कहते पर्दे में रहने दो, नहीं नहीं आज पर्दा खोल देते हैं। ज़रा यासर साहब खुल के बात करते हैं ना ज़रा। आप हैं 6 ग्रुप, पहले आ जाओ। इस तरह लगता है जैसे सारी सियासत पंजाब में हो रही है। जरदारी साहब पंजाब में, मरियम साहबा पंजाब, हमजा साहब भी आ गए, हमजा साहब भी मैदान में आ गए ना, जहांगीर तरीन साहब पंजाब में, चौधरी सरवर साहब, चौधरी शुजात साहब पंजाब। अब मुझे बात बताएं, बनना एक ने वज़ीर आला है, एक ने बनना है ना, तो किस कौन बनेगा? चारों इस उम्मीद के साथ हैं और पूरी उम्मीद है इनको, चारों कहते हैं कि हमारा बनेगा और चारों अवाम के साथ खेल रहे हैं या इनको कोई खिला रहा है। कौन बनेगा? चौधरी सरवर ने ऐलान कर दिया जी, काफली है ना वो, कि हम ना पीपल्स पार्टी के साथ है ना नून लीग के साथ, हम इंडिपेंडेंट जाएंगे क्योंकि इनके खिलाफ वोट है। तरीन साहब के लोग कहते हैं हम भी अपनी पार्टी बनाएंगे जी क्योंकि इनके खिलाफ वोट है। इसी तरह वो कहते हैं अल्लाह भला करे, पीपल्स पार्टी जो है वो इक़्तिदार के मतलब लौट चुकी है, वो समझते हैं कि मैं लोगों को हम रख लेंगे अपने ये साथ। तो बात उनकी चल रही है PMLN के साथ, जनूबी पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की। किसके साथ? PMLN के साथ। सोचिएगा बिना, बात तो गर्दिश कर रही है कि जनूबी पंजाब में सीट एडजस्टमेंट के लिए बातचीत हुई। मैं आपको आज एक खबर दे दूँ, आप ज़रा 5 से 10 दिन ठहर जाएँ, आप को भूल जाएगा क्या हो रहा है, ये आपस में दस्तों गिरेबां होंगे। मुझे एक बात बताएं, जनूबी पंजाब में नॉन लीग किसको छोड़ेगी? अब्दुल गफार डोगर को कहेगी बैठ जा, इसकी जगह गिलानी साहब का भाई आना है, बेटा आना है, भतीजा आना है, बैठा देगी और वो बैठ जाएगा। क्या करेंगे आप? रहीम यार खान से क्या कहेंगे कि फलां बैठ जाए? बहावलपुर से क्या कहेंगे? फलां बैठ जाए। जब उन्हें ये दिखाई दे रहा होगा राना साहब के बैठाएंगे नहीं तो सीट भी जाती रहेगी। तो वैसे भी मुझे बताए सीट उनके पास है, रहनी कौन सी है? कौन सी सीट रहनी है? मान ले, वो तो कहते हैं मान ले ज़मीनी हकायक, मान ले वोट तहरीक इंसाफ का है, हमें ज़मीनी हकायक को मान लेना चाहिए। हाँ ये देखना चाहिए कि मेरी आज हाशिम डोगर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा जी हम किसी जहाज़ में नहीं बैठ रहे, हम PTI उसको PDM में नहीं जा रहे, हम अपना ग्रुप बना के इलेक्शन लड़ेंगे और हो सकता है, जो खुद उन्होंने कहा हो सकता है ऐसा वक्त आ जाए कि हम दोबारा अपनी ही पार्टी से भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ें। नहीं, अब आप कहते हैं वोट PTI का, कौन सी PTI का? वो जो जहांगीर तरीन साहब जिनके सारे बंदे उठा के ले गए, या वो जो पीपल्स पार्टी या PMLN में जा रहे हैं, या वो जो सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं, या वो जिनके पास अभी कोई बंदा ही नहीं रहा? किस PTI का? जिसके पास बंदे ही बंदे हैं, वोट जिसके पास सबसे ज़्यादा वोटर है ना उस PTI का। अच्छा ठीक है, समझ लग गई आपको मेरी बात की? अगर आपको समझ लग गई है तो ठीक है, नहीं लगी तो
आप ये बताएं चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ क्या बनेगा? ये दो यार कमाल का है। तीन केसेस हो गए ना। देखिए आज 2 केस थे गुजरांवाला के, वो खत्म हो गए ना? खत्म हो गए। हाँ जी। एक केस लाहौर का, वो भी खत्म हो गया। अब इन्होंने कहा यार राय मुमताज़ को गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद देखिए कि कैसी बात है। सेक्रेटरी असम्बली आपको पता है उसकी पोजीशन क्या होती है? आपको इन्वेस्टिगेशन का असूल ये है कि एंटी करप्शन का आपको पहले इन्वेस्टिगेशन में बुलाया जाता है, आप इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं, अगर आप तसल्ली बख्श जवाब ना दें तो फिर आप पर FIR दर्ज होती है। वो राय मुमताज़ वगैरह कहते हैं, जहाँ हमें बुलाया नहीं गया। अब चौधरी साहब को उसमें बुला लिया गया है, चौधरी साहब वहाँ पर गिरफ़्तार हो गए हैं, चौधरी साहब की गिरफ़्तारी डाल दी गई है, और इस गिरफ़्तारी को डालने के बाद अगर चौधरी साहब इस केस से भी बरी हो गए तो उसके बाद कोई नया केस होगा, उससे भी बरी हो गए तो, और ऊपर से आपको पता आज लाहौर हाई कोर्ट बार ने क्या किया पता है ना आपको? लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार जो है उन्होंने मुतालबा कर दिया है कि जनाब वज़ीर इत्तलात पंजाब जो है, निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब, इनको मुअत्तल किया जाए। ये बार का मुतालबा आ गया। अच्छा कल थी बात हो रही थी कि जनाब वो जो हैं जज साहब वो बड़े गैर मुनसफाना फैसले किए, उनकी फेसबुक पे जाके देख ले फला, यही बात हो रही थी ना। तो आज ये जो जज साहब है इनकी फेसबुक पे जाके देखे क्या करें, बता दें ताकि हम वो उसके मुताबिक चले जाए ना। या सर ये छोड़ दें सियासत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। के अपने पेज चौधरी परवेज इलाही देखें, चौधरी परवेज इलाही ने प्रूव किया। मैंने कहा वज़ीर इत्तलात के अपने पेज के बारे में बातें होती रही। हाँ बिल्कुल होती रही। चौधरी परवेज इलाही ने प्रूव किया जी, वो था, वो है, वो रहेगा। लेकिन चौधरी शाफी हुसैन के बयान को किस तनाजुर में देखें? देखिए उन्होंने कह दिया कि चौधरी परवेज इलाही को उन्होंने लेना नहीं। उन्होंने कहा दरवाजे बंद है हमारे, आप फैमिली में आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप पार्टी में आना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप अलग पार्टी बना लें। ये तो फैसला हो चुका था। देखें मैंने कहा जो नई नस्ल है ना, आने वाले लोग वो अपने बहुत से फैसले कर चुके हैं। अब तक की इत्तला चौधरी सरवर साहब जा सकते हैं वहाँ पे, वो पुराने लोग जो छोड़ के गए थे वो वापस जा सकते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मुझे तो आइडिया ही नहीं ना, फैसला तो परवेज इलाही साहब ने करना है ना। सवाल ये परवेज इलाही साहब के साथ क्या इतनी कुदूरतें पैदा हो गई कि वो वापस नहीं आ सकते? परवेज इलाही की बात नहीं है, बात वहाँ पे बेसिक वो जो अंदर की बात है वो चाहते हैं मोनस इलाही से उनकी कोई इख्तलाफात है। सही, लेकिन ये उनकी फैमिली का मैटर है, फैम हो जाएगा। लेकिन चौधरी परवेज इलाही बेचारे आज 2 केसेस में हुए हैं और फिर वो अंदर हैं, फिर 1-2 केसेस में बरी होंगे, फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कोई और ऐसा केसेस। अभी हाँ एक केस तो वो भी है ना इंसदाद दहशतगर्दी का, जब पुलिस इनके घर गई थी, ये गार्ड नहीं थे लेकिन पर्चा इन पे हो गया था। हाँ जी, ये गार्ड नहीं थे लेकिन FIR इन पे हो गई थी। मुझे याद है उस पूरी रात मैं भी वही रिपोर्टिंग करता रहा, तो FIR इन पे हो गई। ऐसा तो करते रहें, कोई बात नहीं, सारा। अच्छा आप सरदार तनवीर इलियास साहब की स्टैंडिंग क्या देखते हैं? वो जहांगीर तरीन साहब के साथ गए। कौन है? साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर। क्या नाम बताया आपने? सरदार तनवीर इलियास। सॉरी क्या हो गया? स्टैंडिंग इस्लाम की बात कर रहे हैं। अच्छा साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर। हाँ जी, ठीक। क्या हुआ उन्हें? वो कहते हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ मिलके चलेंगे और मजबूती के साथ। वो अपने ये तो देख लें कि बेचारे कश्मीर जिसके वो वज़ीर आज़म थे, वहाँ पे उनके साथ कितने लोग रह गए। वहाँ की सारी जो उनकी टीम थी वो कहाँ चली गई? अपोजिशन के साथ मिलके वज़ीर आज़म बनवा ली। तो फिर मुझे बताएं, जिसके अपने पल्ले कुछ नहीं तो वो कहते पल्ले नहीं तेला दे कर दी मेला मेला, ये क्या बात हुई भाई? आपने देखें एक शख्स केला आया, वो अपने हल्के का है, वो आ गया। आप है बकौल आपके साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी सारी सुनता हूँ और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे 300 इल्ज़ाम लगाते हैं। यार ये उस वक़्त क्यों नहीं छोड़ते जब ये इक़्तिदार में होते हैं, जब उनके साथ होते हैं, जब इक़्तिदार होता है उस वक़्त तो ये जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाते हैं। उस वक़्त कोई भी शख्स इनके लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन शख्स होता है। आवाज़ से हक बुलंद करने का वक्त वो होता है जब आप देखें ये गलत आदमी है, चाहे वो इक़्तिदार में है चाहे वो इक़्तिदार के बाहर है। क्या गारंटी है कल ये कहेंगे जहांगीर तरीन भी ख़राब था? क्या गारंटी है कल ये कहेंगे चौधरी सरवर भी ख़राब था? क्या गारंटी है कल ये कहेंगे जनाब आसिफ अली जरदारी भी ख़राब था? ये तो अब सारे के सारे ही लोग जो है ना, ये जो अब आ रहे हैं, मैं इनको कहता हूँ इनके ये चेक करें कि कौन किसके घोंसले में जाके बैठेगा। मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं। पंजाब में 4 लोग, अभी बाकी तो आपने पूछा ही नहीं ना, पंजाब में 4 लोग हैं।
चारों में से कौन होगा? अच्छा, इन चारों में से सारे कह रहे हैं कि वोट पीपल्स पार्टी के खिलाफ मिलेगा, वोट नून लीग के खिलाफ मिलेगा। ये जो नए दो ग्रुप है ना, ये यही बात कह रहे हैं। और पीटीआई के जो छोड़ के गए हैं, मैं जिसने बताया कि उनके जो अपने ग्रुप है वो भी कहते हैं पीडीएम के खिलाफ जाएंगे। आपने फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुन ली थी। अब आगे आ जाए, केपीके के अंदर बड़ा मजेदार यासर हो रहा है काम। वहाँ पे एक नया फड्डा पड़ गया है। वो क्या फड्डा ये पड़ गया है कि खटक साहब जो है वो तो एक अपना पूरा ग्रुप तैयार कर रहे हैं। वो तो पहले से वैसे उनका तैयार था, मज़ीद तैयार कर रहे हैं। और खटक साहब जो हैं, उन्हें किसी ने कहा है कि खटक साहब आप आगे वज़ीर आला आ जाएंगे, अपना एक ग्रुप बनाएं। और वहाँ पर तो तैयारी पकड़ी हुई थी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कि वज़ीर आला आएगा उनका। एएनपी ने अपनी पकड़ी हुई थी। नून लीग वहाँ पे ना होने के बराबर है। अब मुझे बताएं, ये बेचारे तीनों जो है, क्या ये आपस में टकरे मारेंगे? क्या ये 6-6 माह के लिए आएंगे? क्या ये 6-6 माह या कितने अरसे के लिए आएंगे? अब वो एक कह रहा है जनाब हमसे वादा किया था, वादा वफा नहीं किया। दूसरा कहता है जी हमसे वादा किया था, वफा नहीं किया। तीसरा कहता है जी हमसे वादा किया था, वफा नहीं किया। सर आप आगे आगे देखें तो सही होता क्या है। आप कह रहे हैं ना कि सीट एडजस्टमेंट, यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट नहीं, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ये अब आपको यकीन होना शुरू हो गया कि इलेक्शन हो रहे हैं? इलेक्शन हो रहे हैं अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, बिल्कुल इलेक्शन हो रहे हैं, कुली तौर पे हो रहे हैं, बिल्कुल कुली तौर पे हो रहे हैं इलेक्शन। और अक्टूबर नवंबर में। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन जो हो रहे हैं वो असेंबली की मुद्दत ख़त्म होने के बाद होंगे, या वो वाला नुक्ता जो 1-2 दिन पहले भी अगर तहलील कर दी जाए? इसलिए तो आपको क्या अक्टूबर या नवंबर, 1-2 दिन पहले कर देती है तो नवंबर होगा, सही। पूरे टाइम पे करती हैं तो अक्टूबर होगा। ठीक, यानी इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के लिए गहमा गहमी भी शुरू है, लेकिन देखना भी है कि फंड मिलने शुरू हो गए हैं। तस्वीरें दिखा दें हम, वो सब कुछ पता। तो आपके पास भी आ गई हैं, मेरे पास भी आ गई हैं। मीटिंगों में कौन बैठ रहा है ये भी आपको पता है। तो फिर चले, फंड्स का इजरा होना शुरू हो गया है। बात यह है कि पाकिस्तानी अवाम के बेहतरी का फैसला हो जाए। बसूरत दीगर तो हमने अभी तक जितने भी फैसले देखे हैं, ये जितनी भी सूरत हाल देखी है, वो मुआशी सूरत हाल के ऊपर बुरे असरात मुरतब करते हुए देखिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। शेवदास ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल के अंदर इतने ग्रुप्स बनते जहाँ चले जा रहे हैं, जिसकी हमने पहले भी बातचीत की। ये ग्रुप्स पाकिस्तानी सियासत पे किस हद तक असरअंदाज होंगे? वो जो कहा करते थे कि पार्टीज़ जो हैं वो मजबूत इस तनाजुर में होती हैं कि अगर वो कुली तौर के ऊपर उनको मजबूत किया जाए और हर सूबे के अंदर उनकी नुमाइंदगी हो। अगर अब एक एक सूबे के अंदर से प्रेशर ग्रुप या बड़े ग्रुप, फॉरवर्ड ब्लॉक्स या छोटी छोटी जमातें मंजर आम पे आना शुरू होंगी, तो कुली तौर के ऊपर जब हुकूमत बनाना होगी तो उसमें किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या फिर से वो इत्तेहादी जमातों की हुकूमत बनेगी, जहाँ पर हर 3 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद किसी एक के मुतालिबात पूरे ना होने पे उसकी अलहदा होने का डर लगा रहेगा, और इस तरह हुकूमती निज़ाम भी मुतासिर होता रहेगा। इसी सियासी मंजरनामे में बात करते हैं। साबिक सूबाई वजीर मुराद राज साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुराद साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। मुराद साहब, अभी तक आपकी तरफ से ऐलान नहीं हुआ कि आप किधर को जा रहे हैं। PMLN की तरफ जा रहे हैं, PP की तरफ जा रहे हैं, जहांगीर खान तरीन साहब के ग्रुप की तरफ जा रहे हैं, या अपना अलग से कोई धड़ा बना रहे हैं? एक तो ये बताइएगा कि आपका अब रास्ता किस तरफ को है। दूसरा ये कि इस पूरे सियासी तनाजुर के अंदर आप समझते हैं कि इतने ग्रुप्स जब बन जाएंगे तो वफाकी सतह पे हुकूमत बनाना किसी एक ग्रुप के लिए मुश्किल नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो हम इस वक्त ये कर रहे हैं कि जो लोग PTI से निकल रहे हैं और जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो कम से कम एक साइड पे उनको प्लेटफॉर्म कोई मिले वहां पे अपने आप को पार्क करने का। तो इसमें हम ना किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, ना किसी ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। हम सिर्फ इस वक्त इकट्ठे बैठ रहे हैं। अभी भी मैं मीटिंग से उठ के ही निकला हूँ कि हम लोग इकट्ठे बैठ रहे हैं कि लाइक माइंडेड लोग हैं, पार्टी में इकट्ठे टाइम सबने गुजारा है, सब MNA हैं या MPAs रहे हैं, MNAs रहे हैं या मिनिस्टर्स रहे हैं, तो सब ने बड़ा इकट्ठा टाइम गुजारा है, एक जद्दोजहद में भी और वैसे पॉलिटिकली भी।
सो इधर किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा आने के लिए। जो आना चाहता है वो जरूर वेलकम है, उसको वेलकम करते हैं, मगर ये नहीं है कि हम किसी को कह रहे हैं जी कि ये कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है या कुछ और, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ 9th में, उनके लिए अगर वो नहीं जाना चाहते किसी ग्रुप के अंदर या किसी पार्टी के अंदर या जो एग्जिस्टिंग ग्रुप्स हैं उनमें से, तो वो हमारे साथ जरूर रुजू करें। अच्छा, इन दो चीज़ें हैं मुराद भाई। एक तो मुझे ये बता दें, अभी आपकी एक मीटिंग हुई है, हाशिम डोगर साहब भी उस मीटिंग में थे, उसमें क्या फाइनल हुआ और कितने लोग थे? और दूसरा, क्या आपके जितने पीटीआई के लोग छोड़ के जा रहे हैं उनमें से कितने लोग हैं जिसको आप समझते हैं कि आपके ग्रुप में आ जाएंगे? सर देखिए, मैं मीटिंग से अभी उठा हूँ तो अच्छा नहीं लगता कि मैं उनसे बात किए बगैर नंबरों का एकदम बता दूं, मगर चले नंबर ना बताएं, ये तो बता दें कि फैसला क्या हुआ। अगर हमें यही हुआ है कि हम इकट्ठे आगे मूव करेंगे, सब इस पे बिल्कुल एग्रीड थे, और वहां पे पूछा गया कि कोई किसी के प्रेशर में तो आके नहीं बैठा हुआ, और जो नहीं रहना चाहता वो भी उठ के अभी भी जा सकता है, या बाद में हमें जाने से पहले ही लोग जब बैठे हुए तो उन्होंने कहा कि हम आते ही ना, अगर हमने ना आना होता। हमें तो वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो कि हम पहले ही चाहते थे कि ये हो, क्योंकि ऑप्शंस इतनी लिमिटेड थी, क्योंकि वो पीएमएलएन में नहीं जाना चाहते, वो पीपल्स पार्टी में नहीं जाना चाहते, ना वो किसी और ग्रुप के साथ जाना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा जी ये तो ऐसा प्लेटफॉर्म एकदम मिल गया कि जहां पे हम सारे मिलकर इकट्ठे बैठ सकते हैं, और जो भी आगे की मूवमेंट होगी राणा साहब, वो मुशावरत के साथ अपनी मुशावरत सारे बैठ के करेंगे, बजाय कि कोई एक बंदा या दो बंदे। अच्छा मुराद साहब, आगे जब इलेक्शन आने वाले हैं तो इलेक्शन में किस टिकट पे इलेक्शन लड़ना है? क्या आज़ाद हैसियत में लड़ना है अगर कोई नई पार्टी रजिस्टर्ड नहीं करवानी? सर देखिए, ये तो काफी आगे का फैसला है। अभी तो हम सिर्फ एक जगह ऐसी बनाई है जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे सब इकट्ठे होंगे, क्योंकि जब आगे आपको पता है कि रोज पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई, तो ये जैसे जैसे आता जाएगा आपके सामने सब चीजें रखेंगे। हमने कोई चीज छुपा के नहीं रखनी, या कोई चीज ऐसी नहीं रखनी कि उस सबको पता ना हो। तभी हमने आज अनाउंसमेंट भी, जब वो आप टीवी पे देख रहे थे चल रही है, वो इसलिए ताकि लोगों को पता लगे। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, किसी की तस्वीर नहीं दिखा रहे, मगर हम कम से कम लोगों को ये बता रहे हैं कि ये जगह है इफ्तियार इंटरेस्ट। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना आपकी, आप लोगों ने करनी थी, आज नहीं की? फिर नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल भी नहीं थी, हमारी मीटिंग थी सिर्फ। जब आप अलहदा हैं तो आप अलहदा होके वोट हासिल करना चाहते हैं तो किस तरीके से मिलेंगे? सर इसमें तो बैठ के फिर आगे चल के लाएमल बनाना पड़ेगा ना, इस पर भी आज बात हुई है। सो क्योंकि आज हमारी पहली ऑफिशियल मीटिंग थी, तो इसलिए इस पे भी ये क्वेश्चंस भी आए हैं, और इस पे 2-4 तजावीज़ भी हैं हमारे पास आगे, मगर वो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्कस नहीं कर। चले वो मेरे पास हैं उस पे मैं आपसे कहने में राणा साहब देखें तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो मैं वो फिर हम फोन पे भी बात नहीं कर सकते, आपको और मुझे बैठ के बात करेंगे। अच्छा मुझे ये बता दें, चौधरी सरवर साहब भी मैदान में, जहांगीर तरीन साहब भी मैदान में, जरदारी साहब ने भी लाहौर में डेरे डाल लिए हैं, मुस्लिम लीग नून भी है, आपने हवाला दिया कि वोट बैंक तहरीक इंसाफ का है। चले आगे एक बात सिर्फ मुझे बता दें कि क्या आपको ऑफर्स किस जमात की तरफ से ज़्यादा आ रही है कि आप हमारे साथ आ जाए? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ऑफर तो नहीं है, मगर मैसेजेस और फोन कॉल जरूर आ रही हैं, और ये भी है कि हमने सबको भी कहा है कि हम अभी किसी से बात नहीं करेंगे जब तक हम अपनी स्ट्रैटेजी फाइनलाइज और अपना नंबर फाइनलाइज नहीं करते। फोन कॉल्स पे तो मुराद साहब आजकल वैसे ही कोई बात नहीं करता। किससे जी? फोन कॉल्स पे तो मैंने कहा वैसे ही कोई बात नहीं करता। एब्सोल्युटली। और दूसरी चीज ये है कि हम ये भी चाहते हैं, देखिए ना, आज अगर जो नंबर बैठा हुआ था ना, तो हर बंदे के पास एक एक दो लोग और थे जो कि आना चाह रहे थे। तो ऑब्वियसली क्योंकि वो लोग पहुंच नहीं सके, क्योंकि शॉर्ट नोटिस था मीटिंग का भी, तो इसलिए तभी मैं चाह रहा हूं कि कोई नंबर ऐसा ना दिया जाए। अच्छा चले नंबर्स की बात ना करें, ये बता दें कि तरीन साहब के ग्रुप में से भी कोई लोग आपके ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं? देखिए, ये तो अब उनका फैसला है, क्योंकि मैं हर एक को यही कहूंगा कि इस वक्त कोई जल्दबाजी में कोई फैसला ना करे कि जी मैं किसी पार्टी में चला जाऊं या मैं किसी ग्रुप में चला जाऊं। हर एक को चाहिए कि वो अपना देखे कि उसका नजरिया क्या है, वो इस मुल्क के लिए क्या चाहता है, और किन लोगों के साथ मिलके इस मुल्क की खिदमत करना चाहता है। सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट ये है। अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ नहीं मिलता होगा, वो वैसे ही हमारे पास नहीं आएंगे। हमारा सबको पता है, हमने 15 साल कैमरे के सामने सबके सामने गुजारे हैं, सबको हमारा पता है कि हम लोग कौन है।
तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये सबको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कोई जल्दी में फैसला ना करे कि बाद में रिग्रेट करे कि यार मुझे इधर नहीं जाना चाहिए था। कई लोग ना बहुत जल्दी में फैसले कर रहे हैं डिफरेंट पार्टीज में जाने के या ग्रुप्स में जाने के। मेरी उनको सिर्फ ये एडवाइस होगी कि जल्दी में कोई फैसला ना करें, क्योंकि मुझे पता है कि लोग फ्रस्ट्रेट भी हुए हैं और लोग डेस्परेशन में भी हैं। सो कभी भी इस तरह का फैसला, जब भी आप कोई फैसला करेंगे ना जल्दी में या फ्रस्ट्रेशन में या डेस्परेशन में, वो ज्यादातर वो गलत फैसला होता है। अच्छा मुराद साहब, अभी तक चौधरी परवेज इलाही साहब तो डटे हुए हैं कि मैं उधर ही रहूंगा, लेकिन फर्ज कर लें जिस तरह शाफे हुसैन साहब कहते हैं कि जी हमारी तरफ तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है, चौधरी परवेज इलाही साहब आते हैं आपके पास, आपके ग्रुप में, तो क्या लीड करेंगे, देंगे मौका? देखिए इस वक्त ये जब वो आएंगे तो वो फैसला तो फिर चौधरी साहब के साथ बैठ के, क्योंकि ऑब्वियसली चौधरी साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब भी रहे, पहले भी चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे, एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रहे। आई मीन उनका तो पूरा एक रेज्यूमे है। तो चौधरी साहब इंशाल्लाह ताला अगर आते हैं तो आई मीन बेस्ट से बेस्ट बातचीत हो सकती है उनके साथ बैठ के। तो बिल्कुल चौधरी साहब के साथ तो हमने एज अ मिनिस्टर मैंने काम भी किया है और उनके साथ बड़ा जबरदस्त काम रहा। सो इसलिए हर ऑप्शन खुली है। इधर यहाँ पे यही है कि इधर रिस्ट्रिक्शंस कोई। आपने जिस दिन पार्टी छोड़ी तो बहुत कम लोग हैं जिनको मैंने इतना उदास, क्योंकि मैं आपके पहले दिन से आपको जानता हूँ और आपकी मेहनत को देखा है, तो कोई ऐसे इम्कानात के सब इकट्ठे हो जाएं? अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह करे। मुराद साहब मेरा एट द एंड ऑफ द डे राना साहब मैं आपको ये बताऊं कि मेजॉरिटी जो हम पीटीआई में थे भी, मेजॉरिटी जो थी वो आपको पता है कि एक माइंडसेट की थी। सो इसलिए मेरी तो हमेशा ये ख्वाहिश होगी कि तभी हमने ये प्लेटफॉर्म भी इसलिए बनाया क्योंकि हमें लोगों की से पता लग रहा था कि वो कहीं नहीं जाना चाहते, वो नई दूसरी पार्टी में जाना चाहते, वो नई दूसरे ग्रुप में जाना चाहते, और उनको पता था कि प्लस और माइनसेस क्या है। सो दैट इज द रीजन व्हाई राना साहब के वी मेड शो। हमने ये पिछले 4-5 दिन के अंदर फैसला किया, 6 दिन के अंदर, क्योंकि हम समझते थे कि एक जरूरी है ये, क्योंकि लोग, हमें पता था कि लोगों का माइंडसेट क्या है, इसलिए। अच्छा मुराद साहब, ये जो इतनी हलचल हो रही है, ग्रुप्स बन रहे हैं, क्या आप ये देख रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं? देखिए वो भी एक टॉसअप है। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है इलेक्शन टाइम पे ही है। उसमें अगर कोई ऊपर नीचे चीजें होती हैं तो वो भी पता लग जाएगा, सबके सामने आ जाएंगी। मगर फिलहाल तो जो खबर है वो यही है कि टाइम पे इलेक्शन। पीडीएम का मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? पीडीएम का मुस्तकबिल फिलहाल जो हालत उन्होंने कर दी है इस मुल्क की, फिलहाल बड़ा ही डिम, बहुत ही गहरा, काला और बहुत ही ज्यादा कोई फ्यूचर उनका इतना नजर आ नहीं रहा। ऑब्वियसली अगर उनको मौका मिला भी तो वो उन्हीं जगहों पे जहाँ पे पहले से, जिस तरह वो कराची में बैठे हुए हैं या कहीं और, थोड़े थोड़े उनके जो सीटें हैं वो ही होंगी, क्योंकि जो हालात उन्होंने कर दिए और लोग, और जितना वो एक्सपोज हो चुके हैं पिछले 1 साल के अंदर, वो सबके सामने। अच्छा मुराद साहब, मैंने शुरू में सवाल किया था, मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा ये था कि जितने ग्रुप्स बन रहे हैं, ये ग्रुप्स जो हैं, ये जब वफाकी सतह पे हुकूमत बनाने की बात होगी तो इनके लिए मुमकिन कैसे होगा कि कोई 1 या 2 ग्रुप मिलकर भी हुकूमत बना सके? तो मेरे ख्याल से इसमें पता क्या होगा कि एट द एंड ऑफ द डे जब इलेक्शन करीब आएगा ना, तो मेरे ख्याल से जो लोग, ये नहीं मैं कह रहा कि 100% लाइक माइंडेड हो, 50% भी लाइक माइंडेड होंगे ना, और कोई ना कोई सेटलमेंट होगी, तो मेरे ख्याल से शायद कुछ लोग इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ लोग। मैं वो आपको एग्जांपल ये देता हूँ कि जो भी बात होनी है वो सड़कों पे नहीं होनी, टेबल पे बैठ के। सो एट द एंड ऑफ द डे वो बैठ के देखा जाएगा कि अगर तो पॉइंट ऑफ व्यूज मिलते हैं और चीजें आपस में कुछ सेटल होती हैं तो उसमें होगा, वरना मेरे ख्याल से जबरदस्ती पे ये नहीं होगा। आप जहांगीर तरीन जो किंग पार्टी बन रही है, उनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? सर ये उनको पता होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से इट इज डिफिकल्ट राइट नाउ कि ये कहना किसी का भी क्या मुस्तकबिल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने भी पूरी अपनी मेहनत शुरू की है और उनकी मेहनत भी सामने उनको नजर आ जाएगी, हमारी मेहनत भी लोगों को नजर आ जाएगी, सबका। देखिए राना साहब, मैं आपको ये बताऊं कि अगले मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते के अंदर ना चीजें बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से क्लियर नजर आनी शुरू हो जाएंगी, किस तरफ चीजें जा रही हैं। तो
हफ्ते 2 हफ्ते में मंजरनामा वज़ा होना शुरू हो जाएगा और फिर उससे मुस्तकबिल की सम का अंदाज़ा हो सकता है। बहुत शुक्रिया मुराद राज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नसी सियासी मंजरनामे में मजीद बात होगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, सियासी बेयकीनी है, यह सियासी मुस्तहकम पोजीशन है। ये जो बंटवारा हो रहा है, ये बंटवारा सियासी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। लोगों के चेहरों से मखौटे उतर रहे हैं। ये खौल जो अना के थे वो साइड पर रख दिए गए हैं या ये नए खौल चढ़ा लिए गए हैं। ये बुनियादी तौर पे एक सवाल है। वो जिन्होंने दहाइयों किसी के साथ सियासत की, पलटे और पलट के वहीं पे जा पहुँचे, वो जो निकले और जिन्होंने बुनियाद एक जमात में अपनी सियासत की रखी, वो भी सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान कर गए। तो पाकिस्तान में सियासत का मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी की मजबूती का मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो ये कहती थी कि हम मजबूत जमात है पाकिस्तान की, अब उसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ये कहती थी कि हम चारों सूबों की जंजीर हैं, तो क्या वो चारों सूबों की जंजीर अभी भी अपने कड़ों में जुड़ी हुई है या नहीं है? इसके ऊपर बात करते हैं। राना साहब क्या समझते हैं? मेरा वो सवाल जो मुराद राज साहब से मैंने किया था, क्या आप समझते हैं कि कोई एक जमात, कोई एक धड़ा या 2 धड़े भी मिला लें, मिल के वफाकी हुकूमत की तश्कील पाई जा सकती? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो मुराद राज साहब ने बता दिया वोट बैंक किसका है। दूसरी बात बड़ी सिंपल सी है, ज़रा हम चले ना। पीपल्स पार्टी के पंजाब में कितने MPA थे? 7 पिछली गवर्नमेंट में। जी जी 7 MPA थे। मुस्लिम लीग नून दूसरी बड़ी सियासी जमात थी। काफ लीग के 10 लोग थे। जमात इस्लामी का कोई नहीं था। जमीयत उलमा इस्लाम का कोई नहीं था। ANP का कोई नहीं था। इसी तरह है ना जी। आगे आप चले जाएं, आगे चले जाते हैं हम बलूचिस्तान में। वहाँ पर बाप पार्टी नंबर 1 थी, बाकी सबका मिक्स जार था। उसके बाद चले जाते हैं KPK में। वहाँ पर तहरीक इंसाफ ज़्यादा थी, बाकी सारी जमातें कम थी। उसके बाद चले जाते हैं सिंध में। वहाँ पे पीपल्स पार्टी नंबर 1 थी, तहरीक इंसाफ नंबर 2 थी और उसके बाद नंबर 3 थी MQM। इसी तरह है ना जी। फिर उसके बाद आगे फिर GDA। अब मुझे बताएं कि आपने चैलेंज किया है कि आप चारों सूबों की सबसे बड़ी जमात हैं, तो सबसे बड़ी जमात तो एक ही निकली जिसका मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप आ जाए मुस्लिम लीग नून की तरफ। नून के पास सिंध में कुछ नहीं था, बलूचिस्तान में नहीं था, KPK में था। अब आप साबका चीज़ों को लेकर ही आगे जाएंगे ना। अब साबका द्वार में जिन सियासी जमातों के जहाँ जहाँ रूट्स नहीं थे, और अब अगर वो समझते हैं कि हम मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोगों को तोड़कर उन जगहों पर अपने रूट्स बना लेंगे, तो उसके लिए आपको डिलीवर करना पड़ेगा अवाम को कुछ। अगर आप ये समझते हैं कि अवाम को कुछ देने से मुझे वोट पड़ता है, तो फिर अवाम को कुछ ना देने से आपका वोट कम भी होता है। ये नहीं हो सकता कि महंगाई हो, ये नहीं हो सकता कि नौकरियां चली जाए, ये नहीं हो सकता कि इंडस्ट्री बंद हो जाए और फिर आप कहें कि हम MNA बन जाए, हम यहाँ से वोट ले जाए। ऐसा नहीं है। अब वो वक्त नहीं रहा। अब हर घर के अंदर तकसीम है। अगर वालिद का वोट एक तरफ है तो बेटे का वोट दूसरी तरफ है, बीवी का वोट तीसरी तरफ है। यहां तक चीजें सामने आ रही हैं यस। तो अब आप ये कहें, देखें अब इन हालात में मुझे जो हुकूमत बनती नजर आ रही है ना, वो मुझे जरा हम कहते हैं ना कौमी हुकूमत, ये इस टाइप की हुकूमत बनती नजर आ रही है अगर यही सूरत हाल रही जो आज के दिन। लेकिन उसमें वही फिर प्रेशर ग्रुप्स हर 2-3 महीने बाद किसी के मुतालबात, उसके छोड़ जाने का दुख, उसका डर, और उस पर वो हुकूमत मैं ये आपको कह रहा जो आज की सूरत हाल है, अगर ये सूरत हाल तब्दील हो जाती है और तमाम सियासी जमातों को खुलकर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाती है और तमाम सियासी जमातें खुलकर इलेक्शन लड़ती हैं, तो फिर सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील होगी। मुकम्मल तौर पर यह नहीं हो सकता कि ना तब्दील हो। फिर सूरत हाल इतनी ज़्यादा तब्दील होगी कि जिसकी कोई तवक्को भी नहीं कर रहा। फिर आज खुशियां मनाने वाले, आज अपनी वजारतों की तकसीम करने वाले, आज शेरवानियां सिलवाने वाले शायद उस वक्त
अपनी ज़मानतें जब्त करवा के बैठे हों। आज के हालात कुछ और है। आज से 10 से 15 दिन बाद, उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल जब अनाउंस होता है, उसके बाद हालात क्या होते हैं, ये देखने वाली बात। अच्छा, आप क्या समझते हैं मौजूद माइनस और प्लस का फार्मूला जो है ना, ये भी आने वाले दिनों में ये चीजें बड़ी काउंट होगी ना, इसलिए थोड़ा सा हमें आज से ये जो ग्रुप बन गए हैं ये बहुत जल्द बन गए। इनकी जल्दबाजी, वो ठीक है, मुराद ने कुछ लोगों ने बहुत जल्दबाजी कर दी है। आप एक ही सूबे में बैठ के, कोई शक नहीं कि जो पंजाब से जीतेगा वफाक भी उसका होता है, अक्सर ज़्यादातर वफाक भी उसी का ही होता है। सीटें ज़्यादा है ना पंजाब में, बड़ा भाई है पंजाब। तो लेकिन देखने वाली सूरत हाल ये होगी कि अगर आप 4 के 4 या 6 के 6 या 8 के 8 आपस में लड़ते हैं तो जिसका स्कोर थोड़ा होगा वो ले जाएगा। आप अभी क्यों बोल रहे हैं कि आप साद रिजवी का मार्च जो है वो बड़ी बड़ी सियासी जमातों से बड़ा मार्च है, उसका वोट बैंक बड़ा वोट बैंक है। और आज उन्होंने आज के दिन तक इस पूरे मार्च में किसी एक सियासी जमात की कोई ऐसी मुखालफत नहीं की कि जिसमें यह नजर आए कि बोगस है, बल्कि उन्होंने कहा है कि जनाब तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जो बेगुनाह उन्हें रहा करो। आज उन्होंने यह भी कहा है कि जनाब महंगाई को ख़त्म करो, आवाम को रिलीफ दो। तो आप क्यों बोल रहे हैं, आप 3 या 4 प्रेशर ग्रुप देख रहे हैं, ये बड़े ग्रुप देख रहे हैं। अब जो मजहबी वोट है वो किस तरफ जाना है? आप अगर देखें तो कराची में, अगर पंजाब में देखें तो एक वक्त में साद रिजवी का वोट जो है वो 3रे नंबर पे था, या सर याद है ना आपको? तो अब आप किस तरह समझ सकते हैं कि वो नहीं है? अभी हम बहुत जल्द में ना, बहुत से लोग बहुत जल्दी में बहुत से फैसले कर रहे हैं और बहुत जल्दी में ये समझ रहे हैं कि ये 4 ग्रुप बन गए, ये 6 ग्रुप बन गए। अभी हमने देखना क्या इलेक्शन में सबको इलेक्शन लड़ने की इजाजत होती है? क्या इलेक्शन में सारी जमातें खुल के इलेक्शन लड़ सकेंगी? क्या इलेक्शन में कोई नाहल होता है, कोई अहल होता है? ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेंगी। उसके बाद जाके आपको फैसला होगा कि कौन इलेक्शन जीतता है, कौन हारता है, कौन किसको लीड कर रहा है, कौन नहीं। स्टैंडिंग क्या देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी बहुत उम्मीदें रख के बैठी हुई है, उनके सामने मंजरनामा कुछ और तरह का है, जो हमें अगर बताया जाए तो हमें तो हकायक से मुनाफी दिखाई देता है। आप क्या समझते हैं कि उन्हें ये इल्ज़ाम क्यों है? भाई वो समझते हैं कि हम पंजाब से बहुत से लोगों को तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद पंजाब से हम अपनी अच्छी खासी सीटें निकाल लेंगे। अच्छा, बिलावल साहब क्यों खामोश हैं आजकल? जब जरदारी साहब, मुझे एक बात बताएं, जरदारी जो खेल का सबसे बड़ा है खिलाड़ी, जब वो खेल रहा है तो फिर मुझे नहीं समझ आती, जब कप्तान बोल रहा हो ना तो फिर टीम खामोश रहती है। तो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के कप्तान है, वो खेल रहे हैं तो फिर बिलावल साहब को बोलने का तुक ही नहीं बनता। वो जरदारी साहब कर रहे हैं। जब जरदारी साहब समझेंगे कि अब बिलावल को बोलना चाहिए, अब बिलावल को मैदान में आना चाहिए। अभी तो बिलावल साहब के हवाले किया ना कराची, कि कराची की मेयरशिप जो है वो पीपल्स पार्टी के पास जानी चाहिए, वो भी एक बड़ा मैदान है ना, तो उस पर वो कोशिश कर रहे हैं कि वो उधर लगे हुए हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि अभी कोई सियासी जमात भी, कोई भी सियासी जमात, चाहे वो सारे के सारे बंदे ले जाए, चाहे वो सारा का सारा सारे घोंसले जो हैं अपने बगीचे में लगा लें, इसके बावजूद भी आज अगर आप कहें कि रिज़ल्ट का फैसला हो जाएगा तो ये मुमकिन ही नहीं है। इस मुल्क के अंदर मैंने हर 8वें 10वें दिन हालात को बदलते देखा है। अच्छा, हो सकता है कोई ऐसा पैकेज आ जाए या कोई ऐसा मामला डील में आ जाए, यानी मैं ये नहीं कह रहा किसी के साथ डील, सियासी जमातों के अंदर कोई ऐसा मामला निकल आए कि कुछ लोग वक्ती तौर पर साइड पे हो जाए और उसके बाद कोई ऐसा सामने चीज़ आ जाए, आप मेरा इशारा समझ गए हैं, तो उसके बाद फिर मुझे बताएं और उनकी हिदायत भी हो कि आपने इन उम्मीदवारों को वोट डालना है, तो फिर तो सारा सिनेरियो तब्दील हो जाएगा ना। फिर तो आपको नज़र आएगा कि हालात ही बिल्कुल बदल गए। ऐसे में तो वफाकी इत्तेहादी जमातों को बहुत ज़्यादा परेशान होना चाहिए। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ इंतज़ार तो करें, इंतज़ार की हमें आदत डालनी चाहिए यासर। इंतज़ार हम ना रिज़ल्ट का बहुत जल्द, बहुत पहले, अभी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, अभी उम्मीदवारों का फाइनल नहीं हुआ, अभी आपस में फड्डा पड़ना। जनाब मैं आपके पास आ गया था, मेरा हल्का नंबर 22 था, आप मुझे कह रहे हैं हल्का नंबर 26 ले लो, 26 में मेरा वोट रही है, मैं तो 22 में लड़ूंगा, और 22 वाला कहेगा जी मैं नहीं सीट देता, फिर क्या करेंगे आप? भाई पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में नशिस्तें नहीं हैं, उम्मीदवार नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून के पास उम्मीदवार हैं,
तहरीक इंसाफ के पास उम्मीदवार हैं, उसके बाद और किसी सियासी जमात के पास उम्मीदवार नहीं है। जब उम्मीदवार नहीं हैं तो आपने यहाँ से वहाँ से उठा के उम्मीदवार रखने हैं, तो जो पहले से वहाँ मौजूद होगा वो क्यों आपको अपनी सीट छोड़ेगा। अगर सीट एडजस्टमेंट लगा लें आप, बकौल आपके कि मेरे इतला के मुताबिक ऐसा नहीं है, लेकिन बकौल आपके कि ये अफवाहें चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी और नॉन लीग में कुछ सीट एडजस्टमेंट जनूबी पंजाब में, तो जनूबी पंजाब छोटा तो नहीं है। अब जनूबी पंजाब में अगर इनकी सीट एडजस्टमेंट हो रही है तो फिर कौन किसको नीचे, फिर सबसे बड़ा नुकसान नून लीग को होगा, इसलिए कि नून लीग के हर हलके में लोग थे। नून लीग जिसको बिठाएगी, तो ये मखदूम अहमद साहब आजकल जो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और वो बड़े पुरुमीद दिखाई देते हैं जनूबी पंजाब के हवाले से, तो वो किस तनाजुर में? वो तो या सिर्फ चौधरी सरवर साहब भी बड़े पुरुमीद हैं, जिनके पास अभी लाहौर में पूरी सीटें नहीं हैं। कोई बंदा एक आपको नजर आया जो पुरुमीद नहीं है? अगर सियासतदान पुरुमीद ना हो तो फिर अवाम बेवकूफ़ तो ना बने। अगर सियासतदान पुरुमीद ना हो तो अपना सौदा किस तरह बेचेगा? वो लोगों को कायल किस तरह करेगा? देखिए यही तो उनकी क्वालिटी है कि हर शख्स ने आकर तासर ये देना है कि जनाब हम नंबर 1 हैं, हम नंबर 1 हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप देखें तो सही यार, इस तरह लग रहा है मुझे कि सब के सब हुकूमतें बना के बैठ चुके हैं, शेरवानियाँ सिल गई हुई हैं, वजारतें तकसीम हो गई हुई हैं, प्रोग्राम फाइनल हो गए हुए हैं, मंशूर फाइनल हो गए हुए हैं, सारा कुछ फाइनल हो गया। हालांकि आज तक पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात अपने किसी भी मंशूर पे खड़ी नहीं रही, किसी मंशूर पे काम ही नहीं किया, किसी मंशूर पे अमल ही नहीं किया। दावे और वादे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर 1 की दौड़ इस वक्त जारी है, लेकिन नंबर 1 की दौड़ में नंबर 1 कौन आता है ये ना अभी बताया जा सकता है। ये पाकिस्तान के सियासी मंदा रफ्ता रफ्ता जब बादल ये छटना शुरू हो जाएंगे, फिर ये धूल थमेगी, मट्टी नीचे पाँव के नीचे गिरेगी, तब पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टैंडिंग किसकी बहुत ज़्यादा मजबूत है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।